ओके, सेकेंडरी एक्टिविटीज इन दी टर्म 1 हमने प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था, वेयर इन वी स्टडीड अबाउट एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड हर्डिंग, गैदरिंग, हंटिंग और माइनिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ये सारी क्या थी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। आपने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नाउ यू आर इन क्लास 12, so there is fourth one as well, चौथी एक और है, उसको हम quaternary activities बोलते हैं। So now we have completed primary. In your next term you will be having studying secondary, tertiary and quaternary. 3 activities हमें पढ़नी है, okay? For moving on, secondary activities, all economic activities, namely primary, secondary, tertiary, quaternary, revolve around obtaining and utilizing resources necessary for survival. जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इन सबका जो सेंट्रल थीम होता है, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि सामान ऑब्टेन करना है, रिसोर्सेज गैदर करना इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, इज द सेंट्रल गोल. Secondary activities add values to natural resources by transforming raw materials into valuable products. Secondary activities क्या करती है? ये वैल्यू ऐड करती है. गेहूं की वैल्यू तब है ना जब वो आटे में कन्वर्ट हो जाएगी. गेहूं की वैल्यू कब है? जब इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोर एंड देन आप उसको यूज करते हो. सो ये क्या है कि जो मिल्स होती है, ये मिल्स किसने आएंगी? गेहूं उगाना इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. गेहूं टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोर विल बी योर सेकेंडरी एक्टिविटी. तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करती है? फर्स्ट चीज, इट एड्स वैल्यू टू द प्राइमरी प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल्स को वैल्यू ऐड करती है, उनको ट्रांसफॉर्म करके फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड या फिर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बोल सकते हैं. Cotton is in the ball has limited use, but after it is transformed into yarn, becomes more valuable and can be used for making clothes. तो कॉटन का एज अ होल, जो कॉटन है उसका कम यूज है ना. हमने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं. जब वंस इट इज टर्न इनटू अ थ्रेड, जब उसका धागा बना दिया जाता है कॉटन का, उसके बाद उसके यूजेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं. यहाँ पे जाके आप एक कॉटन का वो खरीदने जाओगे ना, गुच्छा बहुत बड़ा सारा आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा. अगेन बट आपको अगर थ्रेड खरीदनी पड़ेगी तो वो महंगी होगी ना, 10 रुपए की थ्रेड आती है. सो नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ क्या ऐड हुआ? सेकेंडरी एक्टिविटीज के थ्रू इसमें वैल्यू ऐड. आयरन ओर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द माइंस. ये हमने देखा था, वो भी मिनरल्स या मेटल्स होते हैं. ऐसा तो होता नहीं है माइन से सीधा निकाल के उनको आप यूज में कर देते हो. उनकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है ना, वो किस में आएगी आपकी? तो निकालना किस में आ रहा था? प्राइमरी. माइनिंग किस में आ रहा था? प्राइमरी. अब जब इसको हम प्रोसेस करेंगे देन दैट विल बी सेकेंडरी. बट आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टील इट गेट्स इट्स वैल्यूज and can be used for making many valuable machines, tools, etc. So once जब आप उसको convert कर देते हो स्टील में, तो उसके several uses. The same is true of most of the materials from the farm, forest, mine and sea. बाकी जो भी आप कहीं से भी कोई भी मटेरियल लाओ, जब उसमें वैल्यू ऐड करोगे, उसको किसी और डिफरेंट चीज में कन्वर्ट कर दोगे, then वो आपकी क्या है? This conversion is known as secondary activity. Secondary activities therefore are concerned with manufacturing, processing and construction industries. Secondary activities में क्या आएगा? Manufacturing, processing या फिर construction. Okay, understanding? 3 चीजें major secondary activities क्या है? Manufacturing, construction and processing. First is manufacturing. Manufacturing involves a full array of production from handicrafts to molding iron and steel and stamping out plastic toys to assembling delicate computer components or space vehicles. Manufacturing में सब कुछ ही आ गया, everything. चाहे आप उसमें हैंडीक्राफ्ट बनाओ, चाहे आयरन और स्टील को मोल्ड करके कोई थोड़ा, जैसे अभी आयरन था, आयरन को मोल्ड करके टेबल में कन्वर्ट किया गया, ये भी किसमें आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. चाहे आपको प्लास्टिक के टॉयज बनाने हो या कंप्यूटर कंपोनेंट्स को असेंबल करना हो, कोई भी व्हीकल बनाना हो, ऑल ऑफ दिस इज
ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ बनती हैं, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, गाड़ियाँ बन रही है, दैट इज नॉट टर्शरी, दैट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। जब वो एक बार स्टोर पे पहुंच जाती है, स्टोर पे जो लोग एजेंट्स काम करते हैं, आप जाके जिनसे डीलिंग करते हो, वो गाड़ी बनाने वाले हैं? नो, वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? वो टर्शरी एक्टिविटी कर रहे हैं, दे आर डीलिंग इन कार्स। ठीक है, डिफरेंस अंडरस्टैंड? आप मैन्युफैक्चरर से डील नहीं करते हो, आप किससे डील करते हो? टर्शरी एक्टिविटी। In each of these processes, the common characteristics are the application of power, mass production of identical products, specialized labor in factory settings for the production of standardized commodities. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तीन मेन चीजें अंडरलाइन करो। तीन मेन चीजें क्या हैं? सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ पावर। पावर किसकी बात हो रही है? सम सॉर्ट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ आपको एक्सटर्नल पावर लगानी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट इज एक्सटर्नल पावर। एक ही जैसे प्रोडक्ट को आप बहुत सारे मास प्रोडक्शन करते हो। अब आपने इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जब आपको कुछ एक चीज बनाने के लिए बोलिए, उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, आपको सेम मेहनत और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। आपको एक ही जैसी 10 चीजें बनाने को बोली जाए तो क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी। इवेंचुअली धीरे धीरे जो आप अपकमिंग प्रोडक्ट बनाओगे उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। पहली बार में आपने मशीन खरीदी होगी, आपने लेबर लगाया होगा, आपको आता नहीं था, आपने कहीं से सीखा होगा, क्या धीरे धीरे उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। सिमिलरली इसीलिए मास प्रोडक्शन करना जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग में। फर्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ पावर, सेकेंड इज मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। एक जैसे प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होती है? मास प्रोडक्शन। एंड थर्ड इज लेबर। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्पेशलाइज्ड लेबर। कार बनाने की कंपनी है, कार मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है, वहां पे कार बनाने वाली लेबर ही नहीं है या फिर स्पेशलाइज्ड लेबर ही नहीं है, देन इट इज कुछ काम किए हमको, कुछ हमें फायदा होने वाला है उससे? नो। तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए? एप्लीकेशन ऑफ पावर, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड लेबर। Manufacturing may be done with modern power and machinery, or it may still be very primitive. अभी मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न, आप नए तरीकों, जैसे आटा पीसते चक्की है, दैट इज अ प्रिमिटिव वे ऑफ आटे को प्रोसेस करने का, व्हीट को प्रोसेस करने का प्रिमिटिव वे है। उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मशीन ही है, बट इट इज नॉट अ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन है? सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? सिंपल मशीन है, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब उसमें पावर वगैरह लगने लगे। जब तक पावर, जैसे पुली होता है, आपने पढ़ा होगा ना साइंस में, पुली होता है, लीवर होता है, ये सारी क्या है? सिजर्स है, ये सारी आपकी सिंपल मशीन है। उसी तरीके से प्रिमिटिव है आटा जो आप चक्की से पीस रहे हो, वो प्रिमिटिव है। अब सेम काम, सेम आटा, सेम गेहूं पीसने के दो तरीके हो सकते हैं ना, या बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चक्की से पिसवा लो, आप मशीन, अब आजकल जो पीसने वाले होते हैं उन्होंने भी मशीन लगा ली, वहाँ पे कोई चक्की से बैठ के नहीं पीस रहे, ठीक है। तो ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करने के डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं। वो बहुत एडवांस हो सकती है और बहुत प्रिमिटिव भी हो सकते हैं। जैसे गाड़ी बनाने के लिए जरूरी नहीं है ना कि सबको एक एक पार्ट को कसना पड़ेगा लोहे से। नो, मशीन डू दिस। पेंट भी कर देती है पूरी गाड़ी, आपको अलग से एक पेंटर नहीं रखना पड़ेगा। तो ये क्या है? एडवांस फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एडवांस भी हो सकती है और प्रिमिटिव, यानी कि बैकवर्ड या फिर बिना कॉम्प्लेक्स मशीनरी के भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्टिल मैन्युफैक्चर इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म। एक्चुअली में मैन्युफैक्चर का मतलब नहीं होता है किसी चीज को बनाना, उसको मैन के थ्रू उस चीज का फंक्शन करना, फैक्ट्री। तो आज भी बहुत सारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया कौन सी है? सेकंड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, इंडिया था थर्ड वर्ल्ड। तो आज भी बहुत सारी होती है ना, हमारी कंट्री में भी कोई पूरा कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल हो गया है, डिजिटलाइज या फिर कंप्लीटली मशीनरी नहीं, हम भी आज भी हम ह्यूमन लेबर पे ज्यादा डिपेंडेंट है कंपेयर टू टेक्नोलॉजी या फिर मशीन। अर्शित, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आज भी लिटरल सेंस में क्या करती हैं? दे आर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब बेसिकली वही लेबर का यूज करके प्रिमिटिव तरीकों से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एडवांस वे से नहीं।
More emphasis is given to the it is difficult to present a full picture of the more emphasis is given to the kind of industrial activities which involve less complicated systems of production. आज भी इंडिया में उन एक्टिविटीज को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है या उनको ज़्यादा पुश किया जाता है जिसमें जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ना हो, ना आसानी से छोटी मोटी चीज़ें आसानी से प्रोड्यूस हो जाए। और इसी चीज़ की हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग कोविड टाइम। कोविड टाइम में जब सब कुछ कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, हमारे पास हम प्रोड्यूस ही हमारी प्रोडक्शन ही नहीं थी, हम मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे थे कुछ, हम सब कुछ चाइना से ले रहे थे, चाइना से ले रहे थे तो बीमारी आ रही थी। तो दिस वाज द प्रॉब्लम जो हमने कोविड टाइम में फेस करी थी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डेवलप नहीं है। वो आज भी उस सेक्टर को पुश देता है जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बहुत बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, मशीनरी, उनके बारे में बता रहे हैं। मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टर। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने एक फ़ोन बनाने की किसी कोई कंपनी है तो आपको फ़ोन बनाने का स्किल मालूम होना चाहिए ना। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो सीमेंट लगाता है या जो ईंट के ऊपर ईंट रखता है, क्या वो आपको फ़ोन बना के दे सकता है? स्पेशलाइजेशन, आप में स्किल्स होने चाहिए, आप में स्किल्स होने चाहिए, आप उतनी आपकी एजुकेटेड होनी चाहिए, आप उतनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उतना स्पेशलाइज्ड होने चाहिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करना। Under the craft method, factories produce only a few pieces which are made to order. So the costs are high. हैंडीक्राफ्ट जो आप खरीदते हो हाथ से बनी हुई चीज़ें, जैसे आपने कपड़े वपड़े देखे होंगे कि ये तो हाथ से बना हुआ है, कोई ये पॉट वगैरह होते हैं, ये सब हाथ से बने महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? बहुत ज़्यादा लगती है। अभी आप भाई मैंने भी आपको बोला आपको 4 चीज़ें बनानी है और आपको 15 चीज़ें बनानी है, आपको इवेंचुअली वो 15 चीज़ें बनाने में सस्ता पड़ेगा और वो 4 चीज़ें बनाना महंगा पड़ेगा, वो अपने हाथ से बनाओगे। तो वही बोल रहे हैं कि जो क्राफ्ट मेथड होता है जिसमें लेबर या फिर आप खुद अपनी मेहनत से काम करते हो, उसकी कॉस्ट हाई होती है क्योंकि वो मेड टू ऑर्डर, यानी कि जब आप ऑर्डर दोगे तभी बनाए जाएंगे। यही हमारी लेबर की भी एक प्रॉब्लम हो रही है ना, जो लेबर बोल रही है कि हमारे पैसे बढ़ाओ। क्या हो रहा है? वो मेहनत कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है हमारी वो क्यों नीचे जा रही है? कॉस्ट ज़्यादा है, उनको बनाने में बहुत पैसा लग जाता है और उनको इन रिटर्न इतना पैसा मिलता नहीं है। वो तो समझ में आएगा क्यों नहीं मिलता इन रिटर्न इतना पैसा, क्योंकि मैं मशीन्स उनके कंपैरिजन में लेस भी बनाने टाइम ज़्यादा नहीं और लेस। मशीन से अगर जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी, एक तो जल्दी बन जाएगी, कॉस्ट कम होगी, मतलब बेसिकली चीपर ऑल्टरनेटिव्स हैं। अभी आपने एक हाथ से बना हुआ फ्लावर वास खरीद लिया जिसमें फूल रखने, वही ऐसा ही सेम फ्लावर वास आपको मशीन से बना हुआ मिल जाएगा बहुत सस्ता। व्हाई वुड यू बाय इट एक्सपेंसिव, है ना? क्यों महंगी चीज़ क्यों खरीदोगे? सो दिस इज व्हाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो उनका स्केल नीचे था। मूविंग ऑन, सो द कॉस्ट आर हाई। जब आप कुछ चीज़ें सिर्फ किसी के ऑर्डर देने पे बनाओगे या किसी के लिए जब आप स्पेशल चीज़ बनाते हो, स्पेशल इन द सेंस जब आप किसी को डेडिकेट करके या कुछ, अब आपने बहुत सारे कार्ड्स बनाने हैं, बना के एक बारी में रखते, बट एक आपको किसी एक पर्सन के लिए बनाना है, आप उसकी फोटोज लगाओगे, आप उसको सजाओगे, कॉस्टिंग किसमें ज़्यादा लग रही है? सिंगल, जिसके लिए आप अगर एक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए कुछ काम करें तो कॉस्ट आर हाई। ऑन दी अदर हैंड मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज of standardized parts of each worker performing only one task. मास प्रोडक्शन में क्या होगा, अगर आपने ये फूड वाले चैनल आते हैं ना, डिस्कवरी चैनल या ये सब चैनल कभी भी देखे हो तो इसमें ना एक बहुत असेंबली वो एक दिखाता है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, थोड़ा हेल्दी सा है वो, फूड के प्रोडक्शन वाले चीज़ दिखाता है कि चीज़ कैसे बनता है और ये कैसे बनता है। देखा करो कभी सीरियल, यूट्यूब से आगे बढ़ो, ये तुम्हें क्यों नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? तो असेंबली होती है। बेसिकली क्या होता है, अगर दिस इज द मशीन तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा होगा जिसका काम क्या होगा, मान लो वो एप्पल जूस बनाना है, ठीक है? तो एप्पल को क्या करेगा, अलग अलग कट नहीं करेगा, सबसे पहले क्लीनिंग होती है, सबसे पहले क्या होगी, क्लीनिंग होगी एप्पल्स की, फिर कौन से एप्पल सही है कौन से खराब है उनका अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट स्टेज पे
करेंगे, एप्पल्स को हाफ कट करेंगे, नेक्स्ट डे में वो क्रश किए जाएंगे या उनके सीड्स आप निकाल दोगे, फिर उनको जूस में कन्वर्ट किया जाएगा, जूस में प्रेजर्वेटिव्स डाले जाएंगे, प्रेजर्वेटिव्स के बाद वो पैकिंग करी जाएगी, पैकिंग के बाद उसको डिलीवर किया जाएगा। ये पूरी स्टेज होगी ना, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करोगे उसका कुछ ना कुछ स्टेज होगा। आपको अगर चीज़ बनाना है तो आपको मिल्क को प्रोसेस करना पड़ेगा, कटलिंग करनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, हर चीज़ में प्रोसेस होगा। अब क्या होता है इसमें, ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा सारे काम करता है। अगर आपने असेंबली ऐसे कोई मूवी या कुछ भी देखा है तो एक बंदा यहाँ पे बंदे खड़े होंगे ना, तो उनकी परमानेंट जॉब यही है, उनको डेली बार बार क्या ही करना है, क्लीनिंग ही करना है। अंडरस्टैंड? जो यहाँ खड़ा है उसका परमानेंट जॉब यही है कि उसको रॉटन एप्पल्स है, जो खराब एप्पल्स है, उनको साइड करना। सो मास प्रोडक्शन के केस में क्या होता है, आपको ऐसा स्किल सिखा दिया जाता है, आप स्किल्ड हो जाती हो क्योंकि आप एक ही एक्टिविटी बार बार रिपीटेडली डेली सो मेनी टाइम्स करते हो। समझ में आया? नेक्स्ट इज मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन में क्या मतलब है, इनमें मशीनरी का यूज होना लग जाता है, टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। मैकेनाइजेशन रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स व्हिच अकम्प्लिश टास्क। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है, आप कोई ऐसे गैजेट या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जिससे आपका जो टास्क है या जो आप अचीव करना चाहते हो वो पूरा। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन इज विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज ऑटोमेशन? जिसमें आदमी की कोई किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना हो, यानी कि ह्यूमन बीइंग की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, दैट इज नोन एज ऑटोमेशन। इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। अभी ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जैसे अगर यहाँ से मैं आदमी हटा दूँ तो क्या होगा, अपने यहाँ पे ना वो लगा देते हैं चेन्स, वो ऐसे मूविंग वाली होती है ना, वो लगा देते हैं, एप्पल्स अपने आप आगे जाएंगे, यहाँ से पानी आएगा, ऊपर से अपने आप क्लीन होंगे, अपने आप आगे जाएंगे, यहीं पे डिटेक्ट हो जाएंगे कौन से एप्पल हल्के हैं, कौन से भारी हैं, जो भारी होंगे खराब होंगे, नीचे चले जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेशन है, इसमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप सेल्फ चीजें, ऊपर से कटर आएगा, यहाँ से ब्लेड अपने आप उनको हाफ में कट कर देगा। सो नाउ दिस इज ऑटोमेशन, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत नहीं। दिस इज अनदर लेवल। फर्स्ट इज आपने लेबर को स्किल सिखाया, दूसरा चीज आपने स्किल सिखा के अपनी फैक्ट्री में मशीन लगाई। थर्ड विल भी, अब आपको मशीन कंप्लीटली ऑटोमेटिक हो गई है, उसमें ह्यूमन बीइंग की किसी तरीके की जरूरत ही नहीं। सो दिस इज व्हाट, ये क्या हो रहा है, ये एडवांसमेंट हो रही है। ये क्या हो रही है, एडवांसमेंट। Automatic factories with feedback and closed loop computer control system, where machines are developed to think, have sprung up all over the world. जो AI आप सुनते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, ये सब चीज़ें अभी बहुत रिसेंट टाइम में, स्पेशली लास्ट 10-12 years, बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपैंड हो। नाउ देयर इज दिस Amazon Alexa, ठीक है, वो हाँ, सो वो क्या है, वो एक AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ना आप उसको बोलो गाने, जो मर्जी आप गाना बोलोगे आपको गाना बजाएगी, आप उससे बातें करोगे वो आपसे इन रिटर्न बातें भी करेगी, और वो आपका नाम भी डिटेक्ट कर लेगी, और आप उसको बोलोगे हेलो एलेक्सा तो वो आपके नाम से आपको एड्रेस करेगी ना। दिस इज किया है ना, एक मशीन इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकती है। उसको बोलो कि भूख लगी है, बोलती है नहीं मुझे भूख और प्यास नहीं लगती है। सो ना दिस इज व्हाट एडवांसमेंट। ये क्या है, आपकी एडवांसमेंट हो रही है, आपने आर्टिफिशियल सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया कि ह्यूमन बीइंग की भी जरूरत नहीं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी का ना ही सिर्फ डेवलपमेंट करना जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी बार बार इनोवेट होनी चाहिए, यानी कि बेहतर होनी चाहिए, बेटरमेंट होनी चाहिए। पहले व्हील बनाया गया था जब, वो भी टेक्नोलॉजी थी ना, और अगर हम वहीं पे अटक जाते हैं, लकड़ी के व्हील गाड़ी में लगे हैं, तो क्या कुछ फायदा होगा? नो। और इनोवेशन हुआ ना धीरे धीरे, आपके अब आजकल इनोवेट व्हील तो इतने मोटे मोटे आपको ज़्यादा पता होगा। सो क्या है, बेटर इनोवेशन। सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेवलप होना, बनना जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का इनोवेट होना जरूरी है। क्यों इनोवेट होना जरूरी है? ताकि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, जो आज हम जिस भी मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी एनालिसिस हो सके,
अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मशीन को खुद चेक करना, इंसान को तो दिख रहा है एप्पल सड़ा हुआ है, उसने हटा के साइड में कर लिया, मशीन को ये खुद चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एप्पल खराब है, कौन सा एप्पल सही है। इसके लिए बहुत अलग लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी ना, क्वालिटी चेक करनी है उसको। सो क्वालिटी कंट्रोल, वेस्ट ना हो, इनएफिशिएंसी ना हो, कोई भी चीज़ खराब ना हो, बर्बाद ना जाए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है पॉल्यूशन ना हो। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, अभी पढ़ा होगा 11th क्लास में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था मशीनरी वगैरह तब बनना शुरू हो गई थी, बट तब जो मशीनरी बन रही थी वो वो बेसिक किससे बन रही थी, क्या उसका मेन सोर्स ऑफ पावर क्या था? कोल, मास प्रोडक्शन नहीं, कोल था ना, कोल या फिर पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीज़ों से चल रही थी। इनकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन। तो धीरे आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऐसी होनी चाहिए कि विद टाइम आपका पॉल्यूशन कंट्रोल भी हो। So 3 things are quality check, eliminating waste and inefficiency, and combating pollution. Next is organizational structure and stratification. Modern manufacturing is characterized by first, a complex machine technology, second, extreme specialization and division of labor for producing more goods with less efforts and low cost. सबसे पहले तो आपके पास एक मशीन, ये जो हमने असेंबली लाइन लगाई है, एक मशीन होनी चाहिए। सेकेंड चीज, आपके पास स्पेशल आपने लेबर लगाई ना, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लेबर लगाई है, ताकि हमारी अभी मान लो किसी बंदे को सारे काम करने पड़ते हैं, प्रोसेस स्लो हो जाता ना, पहले यहाँ से साफ कर रहा है, फिर यहाँ आगे क्लीनिंग कर रहा है, फिर आगे उसको कट कर रहा है, क्या टाइम ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगती है आपकी, और वेस्ट होता, टाइम वेस्ट होता, प्रोडक्शन भी नहीं होता उतना। एक जने को कितने जूस बना लेता है, 10 बना लेता है, 15 बना लेता है एक दिन में, इतने सारे काम करके। इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड लेबर सिस्टम होना चाहिए जो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग काम करे, ताकि आपकी कॉस्ट भी कम से कम हो, आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सको और एफर्ट्स भी आपके ज्यादा ना। नेक्स्ट इज वास्ट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, पैसा। आपको लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करनी है तो आपको एक वास्ट कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। कल को आप कोई फैक्ट्री खोलोगे, फ्री में थोड़ा हो जाएगी फैक्ट्री, पैसा लगाना पड़ेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी, जमीन लगानी पड़ेगी, लेबर लगानी पड़ेगी, लेबर को सिखाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, तो एक वास्ट कैपिटल का। नेक्स्ट इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जैसे ये सारे लोग इंक्लूडेड होंगे। अब एक ही मशीनरी तो होगी नहीं, ऐसी 4-5 मशीन होंगी जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, हर स्टेज का अलग। अब जब यहाँ से जूस बन गया, उस पर पैकिंग की स्टेज अलग होगी, पैकिंग वाले लोग रियल जूस लेते हैं, रियल जूस अपनी फैक्ट्री में खुद उसने जूस बनाया। तो एक बहुत बड़ी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना ये। एक जगह पे जूस बनेगा, फिर एक जगह पे पैक होगा, फिर एक जगह पे उसमें उसकी डब्बों की ब्रांडिंग होगी, कहीं ना कहीं उसके डब्बे बन रहे होंगे, कहीं ना कहीं फिर बन के उनकी फैक्ट्रीज में जाएगा, फैक्ट्रीज से होलसेल से कोई और जाके खरीदेगा, फिर उनकी दुकान, फिर जाके आप खरीदगा। इस पूरे प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होगा? जूस वाले एम्प्लॉइज। तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। जूस का एग्जाम्पल, आप चाहे फोन का ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लोग इन्वॉल्व। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी मतलब कोई ना कोई सीई होगा, कोई ना कोई तो हेड होगा ना रियल जूस की कंपनी का, कोई ना कोई सीई होगा, फिर कोई ना कोई मैनेजर होगा, सब अलग अलग पोस्ट पे होंगे, कोई फूड क्वालिटी का चेक एनालिसिस होगा, कोई रिसर्चर होगा। सो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है एक मॉडर्न, इसमें मॉडर्न फैक्ट्री में या मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में पहली चीज क्या होनी चाहिए? मशीन होनी चाहिए। सबसे पहली बात मशीनरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सेकंड, स्पेशल लेबर या स्किल्ड लेबर होना चाहिए। थर्ड, लार्ज या फिर वास्ट, बहुत सारा पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट इज योर एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। Uneven geographic distribution. Major concentrations of modern manufacturing have flourished in few number of places. अब क्या होता है ना, हर जगह पे आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर एक बड़ी सी फैक्ट्री बना के खड़ी कर सकते हो, कहीं भी खड़ी कर सकते हो। परमिशन नहीं, आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स
इम्पोर्टेंट जैसे हम टाटा स्टील सारी स्टील इंडस्ट्री वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जरूरी हैं। पावर, इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, पानी, मशीनरी, भाई ठंडा गर्म करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी कल कुछ कवर में मशीन फैक्ट्री लगा दे, आते टाइम तो लाइट नहीं आती, लॉस है ना इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाली फैक्ट्री लगा दी है तो यहाँ पे नहीं चल पाएगी। वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल होनी चाहिए। और क्या था, आसपास मार्केट अवेलेबल, पढ़ा नहीं है कि नहीं? अच्छा अभी नेक्स्ट अप पेज है, पढ़ा नहीं है आपने अभी तक? पढ़ा, बताया था ना मैंने कि लेबर होना चाहिए, आपके पास सस्ता लेबर होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए और पावर होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स होने चाहिए। तो ये क्या है? सप्लाई एवरीथिंग। तो ये क्या है? दिस इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, या फिर जैसे सब कुछ नहीं, लैंड हो गया, पानी हो गया, अच्छा क्लाइमेट हो गया, ये सारे क्या है? ये आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। और ये अनइवन होते हैं, ये हर जगह नहीं होते हैं, जरूरी नहीं ना पूरे। अगर आपको कॉटन, हमने कॉटन फैक्ट्रीज के बारे में एग्जाम्पल पढ़ा था, अगर आपको कॉटन की फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए ना, चिपचिपा ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। अगर ड्राई होगा तो क्या होगा? धागा टूट जाएगा, जो कॉटन का धागा होगा वो क्या होगा? टूट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए ना। दिस इज ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं ये हर जगह पर कॉमन नहीं होते, सो ये अनइवन। इसीलिए आपकी मोस्ट जो कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे एकदम सूटेबल होते हैं ये सारे फैक्टर्स, वहाँ पे फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा। These cover less than 10% of the world's land area, और ये जो एरियाज हैं 10% से भी कम है पूरे टोटल वर्ल्ड में। These nations have become centers of economic and political power. However, in terms of total area covered, manufacturing sites are much less conspicuous and concentrated on much smaller areas than that of agriculture due to greater intensity of ये बोल रहे हैं कि अगर टोटल एरिया देखा जाए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं आपकी, ये लेस है, ये कम है कंपेयर टू सिंपल नॉर्मल सी बात है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग करने में आपको क्या चाहिए? ऊपर जाओ, थर्ड चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, पैसा चाहिए ना। एग्रीकल्चर में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जितनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट है। और एग्रीकल्चर, अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर आप अलग अलग जगह पे कर सकते हो, बट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ कंडीशंस, एक फैक्ट्री खोलने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द अमेरिकन कॉर्न बेल्ट usually includes about 4 large farms employing about 10 to 20 workers supporting 50 to 100 persons. But this same area could contain several large integrated factories and employ thousands of. अब ये दूसरी इन्होंने एक चीज ये बताई कि एग्रीकल्चर करने के लिए कंपेयर टू एग्रीकल्चर एक फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन क्या चाहिए? कम चाहिए। एक फैक्ट्री तो मैं इस कमरे के अंदर भी खोल सकती हूँ, छोटी सी यहाँ मशीन लगा देंगे, वहाँ एक मशीन लगा देंगे, चार मशीन लगा के मैं कमरे के अंदर भी फैक्ट्री खोल सकती हूँ। पर यहाँ पे मैं खेती करूँगी तो मुझे उतना रिटर्न भाई खेत जोड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं मुझे बॉर्डर छोड़ने पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंड्स एंड एनिमल्स। फिर ट्रक कहाँ तक, ट्रैक्टर आ ही नहीं पाएगा, कहाँ तक चल के जाएगा। तो भाई वो बोल रहे हैं कि कंपेयर टू एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्रीकल्चर के लिए आपको अगर प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करना है उसके लिए आपको ज़्यादा बड़े एरिया, बड़े लैंड की, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है अमेरिकन कॉर्न बेल्ट का। तो अब ये कुछ 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का बेल्ट है, इसमें 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं, 10 से 15 लोग, 10 से 20 लोग वर्कर हैं यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन कॉर्न बेल्ट की बात हो रही है। 10 to 20 वर्कर है। अभी क्या एक इनसे 50 से 100 लोग सब। अब मान लो आप 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज खोल सकती हूँ, बहुत सारी, यानी 4-5 आराम से फैक्ट्रीज खोल सकती हूँ। 4-5 फैक्ट्रीज में मैं बहुत सारे वर्कर रख सकती हूँ, बहुत सारे वर्कर इतना सारा पैसा कमाएंगे, उससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ साथ प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो गया ना। ये तो सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं 5 अलग अलग तरीके की फैक्ट्री लगा सकती हूँ, 5 अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अंडरस्टैंडिंग? बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एग्रीकल्चर करना छोड़ दें और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएं।
क्योंकि रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो तभी काम आएंगी जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल इज मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इट इज कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इज टू finished goods or valuable goods, valuable products. The industries maximize profits by reducing cost. एक इंडस्ट्री, अगर आप एक कल को एक फैक्ट्री खोलते हो तो पहले ही कुछ समय तक आपको कॉस्ट बढ़ती रहती है, जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी। एक समय आएगा जब वो डिग्री नहीं फर्स्ट होगा जब ऐसे टोटल कॉस्ट का ग्राफ होता है ना, कुछ इस तरीके का होगा आपका। इट विल मतलब पहले प्रॉफिट कम होता है तो बाद में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है कॉस्ट टोटल का पढ़ा था ना आपने, नहीं पढ़ा 11th में? कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तो दिस इज योर पीसी टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ याद आया? याद आया? तो टोटल कॉस्ट का क्या है ना, एक्चुअली टोटल कॉस्ट तो इट विल ऑलवेज इंक्रीज, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि आप जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता जाएगा, आप वैसे वैसे और लोग एम्प्लॉय करते जाओगे ना, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आप लेबर इंक्रीज करोगे कि नहीं करोगे? तो वो क्या होती है, लेबर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर क्या है आपकी? वेरिएबल कॉस्ट, और वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, इसलिए आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है। और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि एडिशनल जो कॉस्ट होती है, वो क्या होगी? वो कम होती जाएगी। और आफ्टर अ पॉइंट, अब मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगी, बट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना लगते हो, आपकी कॉस्ट क्या होने लगती है? कम। सो यू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इन दी